चलिए तो आज शुरू करना है बेटा। हमने नया यूनिट वर्क पावर एनर्जी, यूनिट नंबर 4 10+1। आज मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ वर्क का कॉन्सेप्ट। फिजिक्स में जो वर्क डन है, वैसे तो हम काफी कुछ कहते हैं, मम्मा कहते हैं कि आज मुझे बहुत वर्क करना पड़ा। कोई कोई बंदा कहता है कि मैं लेटे लेटे थक गया हूं। जो पेशेंट है ना बेड के ऊपर, जो बेड के ऊपर पेशेंट लेटा हुआ है, कोरोना का टाइम चल रहा है, जिनको 10-15 दिन हॉस्पिटल में बताने पड़ गए, वो भी बोल देते हैं कि मैं तो लेटा लेटा थक गया, और उसने वर्क तो कोई नहीं किया बेटा, राइट। कोई कोई बंदा कहता मैं खड़े खड़े थक गया, आज मुझे काफी देर खड़े रहना पड़ा तो मैं खड़े खड़े थक गया। तो थक गया डजंट मीन उसने वर्क किया है। हम बैठे बैठे भी थक जाते हैं, हम लेटे लेटे भी थक जाते हैं, इसलिए तो रात को बेटा पोस्चर चेंज करते रहते, कभी इधर कभी उधर, लेकिन वो वर्क नहीं है। फिजिक्स में जो वर्क का डेफिनेशन है वो है कि अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने में, शिफ्ट करने में सक्सेसफुल हो जाती है तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। फिजिक्स में डेफिनेशन इज वर्क तब मानेंगे हुआ है अगर कोई फोर्स, जिधर को फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर पाए, तो हम बोलते हैं वर्क इज डन। तो सबसे पहले मैं वर्क का थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिख देता हूं। वर्क इज सेड टू बी डन if a force produces a displacement in the direction of force। जिधर को फोर्स लगा उधर को डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। सॉरी, अच्छा ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट कि वर्क कब हुआ। दूसरा है कितना वर्क हुआ, यानी वर्क का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। मान लो एक ना बड़ा सारा बॉक्स है बेटा, जो बेड होता है घर में उसकी बात कर लेते हैं। बेड में ना, बेड बॉक्स में आपको पता है मम्मा काफी सामान भर देते हैं, रजाई, वेस्ट वाले कपड़े, जो सूट अब नहीं डालने, वैसे रखने हैं, डालने हैं नहीं है, वो सारा बेड में भरा होता है ना। अब इस बेड को हमने डिस्प्लेस करना है, तो आपने कुछ फोर्स लगाया, बेड को पुश किया ऐसे, लेकिन आप बेड को पुश करने में, मूव करने में सफल नहीं हुए। फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, हम बोलेंगे बेटा वर्क डन इज 0। फोर्स तो थी लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए वर्क डन 0। सॉरी। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में आप जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे सैटेलाइट्स है अपने बेटा, सैटेलाइट में कोई इंजन नहीं लगा हुआ जो उसको पुश करता है। सैटेलाइट की जगह एक पत्थर भी वहां फेंक के आ जाएंगे ना जहां पे सैटेलाइट चलता है, ये अर्थ है। आप एक पत्थर को फेंक के आ जाओ बेटा ऐसे, वो भी घूमता रहेगा, वो भी सैटेलाइट है। तो आपने तो बेटा एक बार वेलोसिटी दे दी, इसके बाद जो मोशन है उसके लिए कोई फोर्स नहीं है। मोशन तो हो रहा है लेकिन कोई फोर्स उस मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो हम कहेंगे वर्क डन 0 है। शिफ्ट तो हुआ यहां से यहां, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, बट बिना किसी फोर्स के हुआ, उस केस में भी वर्क डन 0। तो अब क्वेश्चन ये है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। चलो एक काम करते हैं इसको समझने के लिए।
सपोज आपने ना एक, अब तो रिक्शा चलने बंद हो गए, जो मैनुअल रिक्शा होता है, मैनुअल वाला यानी जिसको बंदा खींचता है, ऐसे वाला सीट, ये आपका हो गया फ्रंट वाला व्हील, ये रिक्शा देखा होगा सभी ने। तो ये रिक्शा अगर हमने हायर करना है, अगर हमने इसको पूछना है कि कितने पैसे लोगे, तो ये आपके पास दो क्वेश्चन पुट करेगा। पहला क्वेश्चन होगा कि जाना कहाँ है, जाना कहाँ है यानी रिक्शा को कितना आगे डिस्प्लेस होना है, डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पैसे चार्ज करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो अमाउंट डिमांड करेगा कि मुझे इतने पैसे लेने। एक और क्वेश्चन पुट करेगा बेटा, वो क्वेश्चन क्या होगा बोल के बता सकते हैं बेटा? दूसरा क्वेश्चन क्या, कितना में जाना, लगेज। यस 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 आंसर बेटा। दो क्वेश्चन पूछने हैं उसने, एक तो कहाँ जाना है, हाँ जी, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, शास्त्रा समरीन, ठीक है, सभी बच्चों को पता है नंबर ऑफ पैसेंजर्स। बेटा अगर एक छोटा सा बच्चा लेके जाना है बिठा के, तो इसको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा ना, तो आराम से चला जाएगा। अगर बेटा 3-4 बैठ गए और उनमें से एक जो है वो ऐसे वाला भी है, पीछे को टांगे करके बैठ गया बेटा, इतना लोड खींचना है तो फिर उसको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा मतलब वो ज्यादा पैसे डिमांड करेगा, क्योंकि वर्क डन इस केस में उसको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना है, पैडलिंग के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। नो डाउट कारण है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपने पढ़ा लास्ट चैप्टर में, जितना नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाएंगे, जितना वेट बढ़ेगा उतना नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, जितना नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, याद है ना आपको लॉज ऑफ मोशन में, उतना फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए। एनीवे, तो जो वर्क है, क्योंकि उसने जो मनी डिमांड किया ना कि कितने रुपीस चार्ज करेगा, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट कितना और उसको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ा। तो ऑब्वियस है वर्क जो है उसमें दो चीजें आएंगी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं पहले सीधा सीधा फॉर्मूला लिखता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है आपने ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए, बाकी लेक्चर मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, ये रब कर रहा हूँ जो फालतू का सामान था। अब मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ कि वर्क को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, तो वर्क में हमने देखा, एक तो मेरा फोर्स आ गया, मैथमेटिकली वर्क के लिए फॉर्मूला होगा W इक्वल टू F इंटू S होना चाहिए, बट ये सभी जगह अप्लाई नहीं होगा बेटा। इस फॉर्मूले में अभी थोड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट को इधर कोई फोर्स लगाना था, मैंने ऐसे उसको खींचा अपनी तरफ को, और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हुआ, उस केस में ये फॉर्मूला बिल्कुल सही फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर फोर्स और डिमांड सेम डायरेक्शन में है, उस केस में फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है ना, जब आप बड़े छोटे बच्चे थे, ये बच्चा है और ये उसके पास एक टॉय है, चलाया होगा आपने भी ऐसे ना, जब चलना सीखता है बच्चा तो उसको एक ऐसे डक दे देते हैं कि बेटा इसको खींच के दिखाओ। तो बच्चे ने फोर्स लगाया बेटा इधर को,
डायरेक्शन ऑफ फोर्स देख रहे हैं, डक डिस्प्लेस होगा राइट हैंड साइड को, डिस्प्लेसमेंट इधर को है, फोर्स लगाया गया बेटा कुछ और एंगल पे। तो क्वेश्चन इज क्या अभी भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दे या कुछ और लिखना पड़ेगा? हाँ, कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ है, जो बच्चे आईसीएससी बोर्ड पे थे। देखो बेटा, आई टोल्ड यू कि एक वेक्टर को दो पार्ट्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। याद आ गया आपको? जिस तरफ एंगल बनता है उस तरफ वाले कंपोनेंट में क्या लगाते हो, बोल के बताएंगे? कॉस थीटा। तो इधर वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा, और जो कंपोनेंट बेटा इधर को आएगा उसको लिखते हो आप ए साइन थीटा। पुराना हो गया फॉर्मूला, बड़ी बार यूज कर लिया हमने। तो मुझे फोर्स का भी वही कंपोनेंट चाहिए। फोर्स के दो पार्ट्स हो जाएंगे। ये फोर्स को, अगर ये एंगल है थीटा, तो फोर्स का ये वाला पार्ट होगा एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है, वो पार्ट है, वो फोर्स का वो वाला हिस्सा है जो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता है। लेकिन एक इसी फोर्स का कंपोनेंट, एक पार्ट ऊपर की ओर भी है, which is equal to F sin थीटा। लेकिन ये डक इधर को तो गया ही नहीं ऊपर को, तो ये वाले फोर्स ने वर्क नहीं किया बेटा, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इधर को जो डक को लेके जाता है फोर्स, वो फोर्स है F cos थीटा। तो अब मुझे वर्क लिखना होगा इक्वल टू F इंटू S इंटू cos थीटा। कब? अगर ऑब्जेक्ट में जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट उनका डायरेक्शन अलग अलग हो जाए, उस केस में एफ एस cos थीटा। अच्छा, फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है? फोर्स वेक्टर के स्केलर वेक्टर है, जिसका डायरेक्शन होगा वेक्टर होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के स्केलर वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट का भी मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूं इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू। जरा याद करो बेटा, ऐसा हमने मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा कब लिखा था? वेक्टर्स में। याद करो जरा, वेक्टर्स में ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस कब लिखा था? ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर नहीं था बेटा, ए वेक्टर ए डॉट बी बी वेक्टर बेटा। याद आ गया? ए डॉट बी वाज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो बेटा यहां भी कुछ ऐसा ही आ रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अच्छा, जो बच्चे आज नए हैं, फर्स्ट टाइम हैं, उन्होंने बेटा अभी ना डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट किया नहीं है, वो मान लो, क्योंकि दूसरे बच्चों ने जवाब दिया है, दैट मींस उन्होंने कर रखा है। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम लिख ले, तो उसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसका अलग वीडियो है, एक आपको सेंड करूंगा जो नए बच्चे हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू cos थीटा होता है। तो बेटा क्या इसको भी मैं फिर क्या लिखूं? फोर्स डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, F वेक्टर डॉट S वेक्टर लिख लो बेटा। तो हाँ, ये भी आ जाएगा यही से बेटा। इस केस में एंगल बिटवीन F एंड S कितना है? एंगल बिटवीन F एंड S कितना है? 0 है। और कॉस ऑफ 0 कितना होता है? कॉस 0 1। तो बेटा अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो ये बेसिकली F S cos 0 है, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो एक ही बात है, ऐसे भी चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब भी वर्क लिखना है तो वर्क का यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया F S cos ऑफ एंगल बिटवीन F वेक्टर एंड S वेक्टर।
एंगल 0 हुआ तो cos 0 को 1 पुट कर देना, कुछ और एंगल हुआ तो बेटा थीटा की वैल्यू जो भी होगी 60 डिग्री 30 डिग्री उसका कॉस लिखो, साथ में फोर्स का साइज लिखो, डिस्प्लेसमेंट का साइज लिखो, इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, वर्क का फॉर्मूला आ गया। अब छोटा सा काम एक और है, इसका जो यूनिट है वो क्या होगा? यूनिट फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर। न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं बेटा, याद है ना? जे लिखा था आपने, कैपिटल जे, क्लास 9th में। एनर्जी का यूनिट, वर्क का यूनिट जूल। सीजीएस सिस्टम में बात करें, सीजीएस में बेटा फोर्स का यूनिट होता है डाइन, याद आ गया आपको, और मीटर की जगह आएगा सेंटीमीटर। इसके लिए हमने नाम दिया था एक अर्ग। तो एसआई सिस्टम में जूल में मेजर करेंगे, अगर यानी फोर्स दिया हो न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट दिया हो मीटर में, तो वर्क को हम जूल में लिखेंगे। लेकिन अगर फोर्स जो है वो सीजीएस सिस्टम में डाइन में लिखी हुई, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में लिखा होगा, तो हम जो यूनिट ऑफ वर्क है उसको आर्ग लिखेंगे, ERG। चलो एक बार क्विकली जरा साथ साथ में नोट डाउन भी कर लीजिए, मैं फटाफट शॉर्ट में सारे पॉइंट ब्रीफ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सर यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या था? तब हुआ है जब फोर्स जिधर को लगा उधर को कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो, उस केस में हम बोलेंगे वर्क हो गया। अब मैथमेटिकली वर्क कैसे निकालना है, तो मैंने आपको बताया कि फोर्स का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, उनमें जो एंगल है, पहले एंगल देख लीजिए कितना है। 0 एंगल है तो सीधा F इंटू S। अगर एंगल कुछ और है, फोर्स इधर को लगा, डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में है, उस केस में आपने F इंटू S इंटू कॉस थीटा करना, या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ, लिख लीजिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और डॉट प्रोडक्ट का जो फुल फॉर्मेशन था वो हम काफी देर होगी कर चुके हैं, लेकिन अब किए हुए टाइम हो गया थोड़ा सा। तो वेक्टर ए वेक्टर बी को जब डॉट करते हैं तो पहले उनके साइज मैग्नीट्यूड लिखने होते हैं दोनों के, a इंटू बी, और फिर लिखना होता है कॉज ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। फिजिक्स में दो तरह के प्रोडक्ट यूज होते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट है, वो अगले चैप्टर में आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम था स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब ये जो क्वांटिटी आ रही है वर्क, ये एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, ये भी याद कर लें। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं होता इसका, बना हो वेक्टर से है, लेकिन इन वेक्टर्स को डॉट करने पे, प्रोडक्ट लेने पे आंसर जो आता है वो एक स्केलर आंसर है। चलिए एक बार जरा क्विकली नोट डाउन, फिर मैं इसको रब करके आगे शुरू करता हूँ ट्रीटमेंट। कोई डाउट है यहाँ तक, बोल सकते हैं बेटा। सर यूनिवर्सल यूनिट क्या थी? दोबारा सर यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या था वर्क का? वर्क का फॉर्मूला अभी तो F डॉट S है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है बस। वो कंडीशन ये है कि फोर्स हमेशा हमेशा एक ही डायरेक्शन में एक ही साइज की लगनी चाहिए, फोर्स मस्ट नॉट चेंज। तो यहाँ पे नीचे मैं लिख रहा हूँ कुछ, वो भी ऐड कर देना। ये तब लगेगा फॉर्मूला इफ फोर्स इज कांस्टेंट इन साइज। फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा। मान लो 20 न्यूटन लग रही थी तो 20 न्यूटन 20 न्यूटन 20 न्यूटन 20 न्यूटन, ऑलवेज सेम डायरेक्शन सेम साइज। या फिर इधर को लगाया लेट से 30 न्यूटन, तो वो 30, जैसे ये बच्चा खींच रहा है टॉय को, तो 30 न्यूटन 30 न्यूटन 30 न्यूटन, ऑलवेज साइज भी सेम डायरेक्शन भी सेम। उस केस में आपने फॉर्मूला यूज करना है फोर्स डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन आ जाएगा। चलिए होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगर किसी का पेंडिंग है तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब करने जा रहा हूं। उसके बाद स्टिल किसी का पेंडिंग है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ये फॉर्मूला फिर से हम रिपीटिंग, फॉर्मूला F डॉट S फोर्स डॉट विद डिस्प्लेसमेंट तब अप्लाई होगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल थीटा है, और फोर्स का
साइज है, मैग्नीट्यूड है, वो पूरे रास्ते, पूरे डिस्प्लेसमेंट में उसका वैल्यू, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, फिर लगेगा फॉर्मूला। चलिए अब रब कर रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, ये तो सारे बच्चे जानते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें वैल्यूज एंगल की 0 से लेके 90 डिग्री तक होती है, यहाँ पे सभी टी रेशोज यानी cos थीटा भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो cos थीटा की वैल्यू 0 होती है, पता ना सभी को। लेकिन अगर थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सर आपने cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है, पॉजिटिव? हाँ, यहाँ पॉजिटिव आएगा बेटा, 0 से लेके 90 के बीच में पॉजिटिव, पहला क्वाड्रेंट। थीटा इक्वल टू 90 हो गया तो cos थीटा का वैल्यू 0। अगर थीटा 0 से लेके 90 से लेस है, लेकिन उस केस में cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, तो ऑब्वियस है वर्क भी पॉजिटिव आएगा बेटा। अगर cos थीटा ही 0 हो गया तो वर्क डन भी 0 होगा। अगर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यहाँ पे बेटा cos का जो साइन है, मैथ्स वाले बच्चों को तो पता होगा सभी को, cos थीटा की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आती, नेगेटिव आती है? सर नेगेटिव। नेगेटिव आती, तो बेटा cos थीटा आएगा नेगेटिव, यानी कि वर्क का जो साइन है वो नेगेटिव आएगा। दोबारा सुन लो, हाँ नेगेटिव वर्क का मीनिंग समझाता हूँ। नेगेटिव वर्क का मीनिंग क्या है? पॉजिटिव वर्क तब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में या तो एंगल हो ही 0, फिर तो cos थीटा 1 आ जाएगा। अगर एंगल बेटा 0 से आगे है कुछ लेकिन 90 से कम है, उस केस में जो फोर्स है दैट वुड डू अ पॉजिटिव वर्क। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, ऐसा आपने पढ़ा था क्लास 9 में, थीटा इक्वल टू 90 पे वर्क डन 0, जो पुली वाला केस होता है, पढ़ा है क्लास 9 में आपने सभी ने। पुली जब सिर पे लोड उठा के लेके जाता है प्लेटफॉर्म पे, कुली ने ना सिर पे लोड उठाया होता है ना, ऐसे सूटकेस रखे होते हैं 2 3 4, तो जब वो सूटकेस लेके बेटा यूं चलता है तो उस टाइम पुली जो है वो फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी अप्लाई करता है ऊपर। बेटा ज्यादा लोड हो जाएगा तो पुली नीचे को दब जाएगा, उसको फोर्स ऊपर को लगाना है, अपवर्ड्स। तो पुली ने फोर्स लगाया बेटा ऊपर की ओर। दोबारा लिखता हूं इसको, पुली ने फोर्स लगाया अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की ओर। और जो प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं बेटा मैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म जो है वो होता है हॉरिजॉन्टल, तो पुली का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो बेटा फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बन गया देखो जरा, 90 बन गया ना। तो बेटा cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो पुली का जो वर्क डन है वो 0 होता है। अगेंस्ट ग्रेविटी की बात हो रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी सूटकेस को नीचे खींचती है, पुली उस पर फोर्स ऊपर को लगाता है। आप भी तो अपना बेटा, आपको पता ही है, अब तो खैर कोरोना का टाइम आ गया, अब तो घूमने फिरने का टाइम नहीं मिलता। एलांटे मॉल में स्टेयर्स जो हैं वो एस्केलेटर वाली क्यों लगाई, और बाकी जगह बेटा कोई, वो जो एयरपोर्ट पे भी होता है ना एक हॉरिजॉन्टल वाला जो आपको एस्केलेट करता है, हॉरिजॉन्टली स्पीड बढ़ा देता है आपकी। तो एयरपोर्ट पे तो बेटा ऐसे है ना, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत लंबा चौड़ा होता है। कई बार न्यू दिल्ली जाएंगे तो हो सकता है कि आपने जिस से अपना टर्मिनल से आपने फ्लाइट लेनी है, जो आपका गेट नंबर है वो बहुत दूर हो, काफी दूर, और सामान भी उठा के चलना है, तो वहां पे जो है लीनियर एक्सेलरेटर भी दिए हैं ताकि उस पर आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ जाए।
लेकिन एलांटे मॉल में ऐसा हॉरिजॉन्टल वाला आपको कोई खींचने वाला सिस्टम नहीं है, सिर्फ इंक्लाइंड वाला है। क्योंकि जब आप ना इंक्लाइन पे चढ़ोगे, अभी तो कोचिंग सेंटर खुले नहीं है, बंद ही है, जब बेटा पेरेंट हमारे पास आता है ना सीढ़ियां चढ़ के, देखो जरा ध्यान से बेटा, ये तो कुली वाला केस था। आप भी कई बार स्टेशन पे गए हैं, आपको स्टेशन पे सूटकेस लेके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रीजन, सूटकेस पे व्हील लगे हुए हैं, आप खींच लेते हो बस फट से, क्योंकि उस टाइम हॉरिजॉन्टल चलना होता है, उसमें वर्क नहीं करना पड़ता, यानी आराम से सूटकेस आता है आपके साथ। लेकिन जब वही सूटकेस आपको स्टेयरकेस पे चढ़ाना पड़ता है, तो आप सोचते हो कौन चढ़ाएगा, पापा चढ़ाएंगे कि मैं चढ़ाऊंगा, या पापा की तरफ देखते हैं कि हमें पकड़ाएंगे या खुद ही चढ़ा देते हैं। रीजन, स्टेयरकेस पे बेटा क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे कोई है, हमें फोर्स अपवर्ड लगाना है पुली की तरह अब भी। बट इस बार चेक करो जरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इस बार 90 डिग्री एंगल नहीं बना, मान लो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ऐसा कर लेते हैं। तो अगर फोर्स लगाना पड़ा सूटकेस को उठाने में 300 न्यूटन, और इधर को आपका डिस्प्लेसमेंट था लेट अस से 5 मीटर, तो 300 इंटू 5 ये हो गया F, ये हो गया S, इंटू करना था हमने cos थीटा, यानी cos ऑफ 60। cos 60 होता है इक्वल टू 1/2, बहुत अच्छे। 150 इंटू 5 करेंगे, आंसर आ जाएगा 750 जूल। तो कुली ने वर्क नहीं किया। हमारा केस जो है ये वाला, ये फर्स्ट केस हो गया। अगर थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच में होगा तो आपको पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क करने के बाद आपके होश भी ठिकाने आ जाते हैं। आपको पता चलता है कि मैंने सूटकेस ऊपर चढ़ाया है, उसमें आपका थोड़ा सांस फूलता है, क्योंकि आपने सचमुच में वर्क किया है। प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं ऐसे, उसमें कोई वर्क नहीं होना, इधर से इधर जाना है उसमें कोई वर्क नहीं होगा। वर्क होगा जब आप इसको स्टेयरकेस पे ऊपर को लेके जाओगे। तो एलांटे मॉल वाले या कोई भी और मॉल, बहुत सारे हैं, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, मॉल में लोगों को ये फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि जो बेटा बंदा जो है 4th फ्लोर पे बैठा है, उसके पास तो कस्टमर भी आएगा, फिर हर बंदा सोचेगा कौन चढ़ेगा इतनी सीढ़ियां, तो उनको एक फैसिलिटी दे दी कि ऐसे चढ़ने में आपका जोर नहीं लगेगा, वो जोर हम लगा देते हैं, आप इधर आके अपने नाइकी के शूज खरीदो बस, राइट। तो ये वाला वर्क हम करवाना नहीं चाहते कस्टमर से, उसका कंफर्ट का ध्यान रखा जाता है कि वो आराम से चढ़ जाए, यहाँ तक पहुंच गया, फिर इधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया, तो उसको किसी भी फ्लोर पे जाने में कोई इशू ना हो। हाँ, जब पेरेंट हमारे पास चढ़ता है, कोचिंग सेंटर में आता है ना, कोचिंग सेंटर सारे टॉप फ्लोर पे ही है, तो क्या होता है कि पेरेंट जो है वो आके पहले हम उससे पूछते हैं, हाँ जी कौन सी क्लास, ये वो, बच्चे का नाम क्या है, वो पेरेंट बोलता ही नहीं है। कुछ देर पहले ना पहले ऐसे करता है कि मुझे 5 मिनट पहले सांस लेने दो, पानी पुनी पिलाओ, फिर बताऊंगा मैं बच्चा कौन सी क्लास में है। रीजन, जब ऐसे जाना है बेटा तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्यूट एंगल हो गया, तो cos थीटा की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। हाँ, अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, मैंने 0 वर्क भी बता दिया, पॉजिटिव वर्क भी बता दिया, नेगेटिव वर्क कब होगा, इस पे आते हैं। साथ साथ में नोट डाउन करते जाना बेटा, मैं कुछ पार्ट डाउन करने जा रहा हूँ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट डाउन कर लेना, कोई बात नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अगर हमने 300 न्यूटन का फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुआ और एंगल थीटा था 60 डिग्री, तो साथ में cos थीटा लगाओ, cos ऑफ 30 60 जो भी दिया होगा उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। चलिए, अब रब कर रहा हूं बेटा, जिसका अभी पेंडिंग है स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बात कर रहा हूं नेगेटिव वर्क का। अच्छा, आज ना सेटअप थोड़ा सा चेंज किया है, होप के सभी को ठीक नजर आ रहा होगा। तो कोई इशू है तो मुझे ना व्हाट्सएप पे बाद में सेंड करना फीडबैक, क्योंकि ये बोर्ड की लोकेशन चेंज कर दी है, जहां पहले था वहां पे एसी नहीं था, तो थोड़ा सा गर्मी में मुश्किल काम था।
तो बोर्ड का लोकेशन थोड़ा चेंज हो गया है, लाइटिंग भी चेंज हो गई है, तो मुझे फीडबैक दे देना बाद में कि वाज इट परफेक्ट या कोई कमी थी वो बता देना। वी आर ऑलवेज एक्सेप्टिंग आवर फॉल्ट्स, नेगेटिव पॉइंट भी हो सकते हैं, यू कैन राइट इन द फीडबैक। ओके, अब मैं बात करूंगा नेगेटिव वर्क कब होगा। बहुत सिंपल केस है। मान लीजिए अपने पास एक क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है, इससे इसको बेटा हम आगे को पुल कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ 300 न्यूटन और इसको हमने एक डिस्प्लेसमेंट दे दिया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू था 20 मीटर, लेकिन इस पे एक फ्रिक्शन भी था। ये है अप्लाइड फोर्स। जैसे आपने एक बेड को खींचना है इधर को या किसी बॉक्स को पुल करना है, तो इधर को जो फोर्स लगाएंगे आप वो तो अप्लाइड फोर्स हो गया, लेकिन बॉक्स को नीचे से कुछ फ्रिक्शन भी मिलेगा। लेट्स से बाकी फ्रिक्शन कैसे निकालना है वो आप जानते हैं, वही वेट इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन करके इसको इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ड्यू करना पड़ता है। और मैं सीधा लिख रहा हूं, लेट्स से यहाँ पे जो फ्रिक्शन का फोर्स है बैकवर्ड्स वो है 50 न्यूटन, ये है फ्रिक्शन। अच्छा, क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। नंबर 1, व्हाट इज वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। देखो, जो अप्लाइड फोर्स है बेटा वो इधर को थी, डिस्प्लेसमेंट भी इधर को ही थी, तो दोनों में एंगल था 0। जो है वो होगा वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो फोर्स हमने लगाया 300 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हमने दिया 20 मीटर और एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट वाज 0 डिग्री। cos 0 को लिखेंगे 1, तो आंसर आ गया 600 जूल। बेटा फोर्स अगर न्यूटन में, डिस्टेंस अगर मीटर में, डिस्प्लेसमेंट सर 6000 वेरी नाइस, 6000 जूल। अच्छा, कुछ मुश्किल लगा इसमें? नहीं। ओके, सेकंड पार्ट देखिए बेटा, ये वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन। बेटा फ्रिक्शन क्या कर रही थी, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इधर को, फ्रिक्शन उसको होने से रोक रही थी, फ्रिक्शन वाज स्टॉपिंग इट। तो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है उसमें लिखेंगे फ्रिक्शन का फोर्स एफ एस कॉस थीटा। फिर से फ्रिक्शन का फोर्स आ गया बेटा 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 मीटर, बट कॉस ऑफ 180 डिग्री याद कराया आपको मैंने कई बार। cos 180 डिग्री क्या होता है? cos 180 का वैल्यू क्या होता है? 0 सर -1। हाँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट इधर को है, फोर्स इधर को है। दो वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनमें एंगल होता है 180 डिग्री और cos ऑफ 180 की वैल्यू -1, तो आंसर आएगा -1000 जूल। बेटा मुश्किल तो लगा कुछ? और एक सिचुएशन बताते हैं, एक और सिचुएशन। बेटा एक बंदा है जिसके ना ये बड़े बड़े हैं, मेरे नहीं है, जिसके ये काफी बड़े बड़े हैं मसल्स, ठीक है। चलो मीनवाइल आप साथ साथ में नोट भी करो बेटा, ये रब कर रहा हूँ, ये नोट कर लिया। एक बंदा है जिसके मसल बड़े बड़े और एक बंदा है दुबला पतला मेरे जैसा। तो इसने बेटा वेट्स लिफ्ट किए ऐसे, जिसके डोले अच्छे थे बेटा, उसकी बात कर, पहले डोले बना लेते। ये बड़े बड़े हैं, इसने एक ना वेट लिफ्ट कर लिया बेटा, ऐसे पकड़ा हुआ। समझ गए ना? चलिए, अब इसने ना वेट्स उठा के, वेट्स को लिफ्ट करके एक मेरे जैसे बंदे को पकड़ा दिए।
कि चलो सैनी सर आप जरा पकड़ के दिखाओ, तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं कि मेरे में कुछ फोर्स नहीं है, फोर्स तो लगाऊंगा मैं, फोर्स लगाऊंगा मैं ऊपर को, लेकिन वेट गए नीचे को। तो क्वेश्चन पूछे वर्क डन बाय मी क्या हुआ? बेटा मैंने फोर्स लगाया ऊपर को और ये वेट का डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे को। फोर्स अपवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स, एंगल बिटवीन द टू इज 180 डिग्री। तो मैंने वेट्स खींचे ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट गया नीचे की ओर। तो अगर फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल हुआ 180 डिग्री तो वर्क डन बाय सैनी सर इज 0। वर्क डन बाय सैनी सर इज 0। ठीक है कि गलत है? नहीं, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव, फोर्स लगाया ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे। तो बेटा F और S में एंगल अगर 180 आ गया तो वर्क का साइन आएगा नेगेटिव। मैंने दो सिचुएशन बता दी आपको, मेरा ख्याल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे एंगल बना ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से ज्यादा, उस केस में वर्क नेगेटिव। 90 डिग्री बना एग्जैक्टली तो वर्क डन 0। एक्यूट एंगल बना जैसे कि यहाँ पे था 0 डिग्री, उस केस में वर्क आएगा पॉजिटिव। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। रब कर दूं ना, नोट डाउन कर लिया होगा, किसी का रहता है स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब क्वेश्चन है, एक ना इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन लेट से है 30 डिग्री, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg। फ्रिक्शन नहीं है लेट से, अभी फ्रिक्शनलेस सरफेस, और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ नीचे की तरफ बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। जी का वैल्यू भी 10 ले लो, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन है व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। चलो फॉर्मूला वही लगना है, W इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा। चलो आपको याद होगा यहाँ पे ना, हम इसके बेटा जो वेट है, वेट जो कि होगा m इंटू जी। वेट बेटा mg होता है ना, m इज 5 kg, g का वैल्यू है 10, तो वेट है इक्वल टू 50 न्यूटन। अब 50 न्यूटन जो फोर्स है वो इधर को है, फोर्स ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है। सर व्हाट इज द फोर्स डन बाय, मतलब क्या? फोर्स ऑफ व्हाट? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसने कितना वर्क किया जब ये 5 kg मास 10 मीटर नीचे को आ गए। ओके सर, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, अब हमें बेटा वर्क निकालना है। फोर्स तो हो गई 50, डिस्प्लेसमेंट हुआ 10। अब मुझे कॉज ऑफ एंगल लिखना है जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में बना एंगल चाहिए। अच्छा कितना होगा वैसे ये एंगल, ध्यान से देखो जरा। 60 डिग्री 60 होगा। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा देखो ना, ये बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये एंगल 90 हो गया, ये 30 है, तो ये कितना आएगा? 60 आएगा ना। अब आप जानते हैं टू पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, तो ये एंगल बनेगा 60 डिग्री। 10th क्लास में बड़ी बार किया आपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। टू पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल, जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतने एंगल यहाँ पे बनेगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे? कॉज ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री।
तो cos ऑफ 60 की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है बेटा? 1/2. 1/2। तो ये 5 पे कैंसिल, तो बेटा आंसर आ गया वर्क डन 2.250 जूल। हाँ जी, कुछ मुश्किल तो लगा बेटा? सर No, 60 sir. डिग्री कैसे है? अब बेटा दोबारा देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें ये एंगल दिया था 30, ये 90 होगा, ऑब्वियस है वो तो ना, वेट तो वर्टिकली होता है नीचे को, तो राइट एंगल ट्रायंगल में समझ एक गया सर। है तो बाकी दो का सम भी 90 होना चाहिए ना, तभी टोटल 180 बनेगा। तो ये एंगल कितना हुआ? 60, ये वाला, ये 60 है, तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, तो ये भी 60 आया। हाँ जी, आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए आपको। सर हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बोलो। सर वहाँ पर आपने लिखा है W इज इक्वल टू mg, सर वो फोर्स नहीं होना चाहिए F इज इक्वल टू ma? हाँ, दोबारा। सर वहाँ पर आपने लिखा है W इज इक्वल टू mg, सर हाँ, वर्क डन कैसे हुआ ये? वर्क नहीं बेटा, वेट, दिस इज वेट। ओके सर, ओके ओके। वेट है, हाँ, सिंबल कई जगह एक ही यूज होता है, मैं वेट लिख देता ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये वेट है, ग्रेविटी का फोर्स इज वेट। वेट जो है उसका एंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना है, वहां पे cos थीटा लगा देंगे बेटा, cos ऑफ 60 इक्वल टू 1/2। चलिए अभी रब कर रहा हूं बेटा, अब एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं इसी से लिंक। अगर मान लो हमें ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन वेक्टर फॉर्म दिए हो, कंपोनेंट्स का फॉर्म, मैं रब करता हूं बेटा, जिसका रहता है अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। पहले एक सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा, फिर थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स कर देंगे। अभी तक मैंने सिर्फ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को डिस्कस किया है। अगर फोर्स चेंज होना शुरू हो जाए, फोर्स अगर वेरिएबल हो जाए, उस केस में वर्क क्या आएगा वो मैं आपको कराऊंगा बाद में। पहले इसका एक लास्ट एग्जांपल। और अब क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट moves under a force of 2i cap plus 3j cap and covers a displacement of 3i cap plus 4j cap. What is work done? क्वेश्चन क्लियर हो गया? फोर्स जो है वो 2i कैप 3j कैप थी और उसने जो डिस्प्लेसमेंट दिया ऑब्जेक्ट को दैट वाज 3i कैप एंड 4j कैप। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स। ओके, अब जरा ध्यान से सुनिए। मैंने अभी आपको बताया कि अगर फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 हो तो वर्क कितना आता है? 0. 0 आता है ना, ठीक है। अब ये आई कैप जो है ना, ये एक्स कंपोनेंट होता है, जे कैप वाई कंपोनेंट होता है। आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज अलोंग वाई एक्सिस, है ना। तो ऐसा हुआ कि फोर्स के ना दो पार्ट्स हैं, ये मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ, लेकिन एंड में आपने एक फॉर्मूले पे आ जाना है जो मैं एंड में समझाऊंगा आपको कि क्या है। अभी फोर्स के दो पार्ट्स हैं बेटा, 2 न्यूटन की फोर्स थी एक्स एक्सिस के अलोंग और 3 न्यूटन का फोर्स था बेटा वाई एक्सिस के अलोंग। ये फोर्स की बात हो रही है बेटा, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट भी दो तरह की हुई बेटा, आई कैप यानी कि एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 मीटर और y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 मीटर। ये y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट।
तो मैंने आपको अभी समझाया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर एंगल 90 डिग्री हो तो वर्क डन 0। ठीक, अब जरा इन दोनों को ध्यान से देखिए। एक्स के लॉन्ग फोर्स 2 न्यूटन है और एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हुआ। इन दोनों में कितना एंगल? 0। 0 तो वर्क डन आएगा बेटा 2 इंटू 3 इंटू कॉस 0 यानी 1 यानी 6 जूल। ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क होगा 3 इंटू 4 इंटू कॉस 0 यानी कि 12। ये मैंने ऐसे कर दिया। अब हमें देखना है कि क्या ये वाला फोर्स 3J कैप वो क्या 3 मीटर में कुछ वर्क करता है? सोच के बताओ। 3 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड्स इस 3 मीटर में कुछ वर्क करेगा? नो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका वर्क इसके अलोंग 0 है। और सिमिलरली 2 न्यूटन फोर्स क्या 4 मीटर के अलोंग कुछ वर्क करेगा? No, sir. तो अपने पास देखो 4 टर्म्स आ गई। एक तो आई 3 इंटू 4, एक आई 2 इंटू 3 और बाकी की भी 2 आई लेकिन वो 0 थी। तो वर्क कैसे निकलना है? देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से बस ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फिर आगे आराम से चलेगा। 2 न्यूटन का फोर्स 3 मीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बस इसका इधर कोई काम नहीं है, तो हमने लिख दिया 2 इंटू 3। 3 न्यूटन का फोर्स 4 मीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी लिख दिया। लेकिन इसने इधर कुछ नहीं करना 0 और इसने इधर कुछ नहीं करना 0। इसका मतलब क्या करो आप, इन फ्यूचर हमने ये 0 0 क्यों लिखना है? आप सिंपल सी बात करो, जब भी वर्क निकालना है, जब ऐसे दिया होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो आपने आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई करना है और जे वाले को जे से करना है। बस बेटा आंसर आ गया। तो 6 प्लस 12 इक्वल टू 18। बाकी अगर ऐसे यूनिट लिखा होगा साथ में जूल भी लिख देना। वेरी सिंपल। आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से मल्टीप्लाई, लेकिन सिर्फ मल्टीप्लाई करना है बेटा नंबर्स को, ओनली नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। आई कैप मत लिख देना यहाँ पे आई कैप मत लिखना, सिर्फ नंबर लिखना है। हाँ, अगर बाई चांस ये नंबर एक नेगेटिव होता, साइन लगाना है, मान लो ये 3 है और ये -4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू -4 यानी कि माइनस, फिर आंसर नेगेटिव आ जाएगा, कोई बात नहीं है। चलो बेटा क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? और वापस समझा दो। जे वाला जे से मल्टीप्लाई, वेरी सिंपल। चलो नोट डाउन करिए फटाफट साथ में बेटा, नोट डाउन भी कर लीजिए। सर एक बार वापस समझा दो तो समझ नहीं आया। दोबारा देखो, अगर आपको दिया है फोर्स इज इक्वल टू समथिंग आई कैप समथिंग जे कैप, डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें भी समथिंग आई कैप समथिंग जे कैप। आई कैप जे कैप क्या थे वो तो वेक्टर में आपको याद है ना। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर along y एक्सिस, एक के कैप भी होता है z एक्सिस वाला। अभी मैं क्वेश्चन को एक्सटेंड करने जा रहा हूं। तो आपने आई वाला आई से मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर को से, और जे वाला नंबर जे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल कर लो बेटा आंसर आ जाएगा। क्योंकि कैप वाला जो फोर्स है ना ये वाला, इसने इधर को कोई वर्क नहीं करना, इसका कोई रिलेशन नहीं है। लिखोगे तो 0 लिखोगे, तो 0 क्यों लिखना है ना। आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से मल्टीप्लाई और कर दो टोटल, वर्क डन आ गया। चलो अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं, एक स्टेप और आगे। मान लो यहां पे लिखा हो फोर्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप और लिखा हो -k कैप, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी लिखी हो 4i कैप प्लस 8k कैप प्लस 12k कैप, ऐसे लिखा।
पूछा व्हाट इज वर्क डन बाय द फोर्स, तो बेटा वर्क डन इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। जरा करिए फटाफट क्या आंसर आता है, आप करके दिखाइए पहले जरा। आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से मल्टीप्लाई करना है विद साइन, साइन लगाना सर। बताइए क्या आंसर आ रहा है सर 20 20 आया। बाकी बच्चे निकालो बेटा फटाफट जरा। सर आज आपने लिंक नहीं सेंड किया था सर। What is given? सर 20 जूल ही आ रहा है। 20 आ रहा है, बहुत अच्छे बेटा। बाकी भी कर लीजिए फटाफट जरा। 20 जूल आया। 20 जूल, बहुत अच्छे बेटा। सर 20 जूल। चलिए चलिए चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो अभी मैं ना एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा, सभी का ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। सुबह लक्ष्मी बेटा करेक्ट है आपका भी। एक मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपने मुझे आंसर भेजना है। क्वेश्चन आपके नोट्स में ही है बेटा। अच्छा आप जरा मोबाइल को घुमा लो थोड़ा सा। लैपटॉप को नहीं घुमा सकते सर। हाँ अच्छा अच्छा, रोटेशन पॉसिबल नहीं है इधर मेरे पास। लैपटॉप को थोड़ा सा घुमा लीजिए। आपके पास ना ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा नोट्स में, जिनके पास नोट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1, बुकलेट खोल लो बेटा, बुकलेट खोल लो। मैं ट्राई करूँ अगर इधर से बात बनती है, मोबाइल घुमाने पे देखते हैं कुछ होता है। मेरे पास बात नहीं बन रही है। हाँ जी करिए बेटा, क्या आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, कैरी ऑन। आंसर वैसे लिखा हुआ है नीचे, क्वेश्चन के एंड में आंसर भी है। सर हमारे पास तो नोट्स नहीं है। हाँ इसीलिए मैंने क्वेश्चन डिस्प्ले कर दिया स्क्रीन पे। देखो बेटा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। नहीं हुआ अभी। नो सर। अच्छा नहीं हुआ बेटा, अच्छा देखो अब आ गया। यस सर। सर अब आया। आ गया, हाँ जी हाँ जी, अब करिए बेटा। अच्छा मैंने वो डन वाला स्विच प्रेस नहीं किया इसलिए ऐसे हो गया। हाँ जी अंकिता सिंह ने निकाल दिया है। अंकिता ठीक है बेटा, आंसर आपका करेक्ट है। बहुत सिंपल, ऐसे सेम क्वेश्चन है बेटा, कोई फर्क नहीं है। आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से मल्टीप्लाई कर दो बस। हाँ जी होप सभी बच्चों का हो गया होगा। मैं एक्स्ट्रा इंक इधर से रिमूव कर दूं अभी। फोर्स है 3i कैप 2j कैप एंड -9k कैप। डिस्प्लेसमेंट आपको दिया नहीं, आपको दिए हैं पोजीशंस, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल पोजीशन दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और फाइनल पोजीशन दिया है 7i कैप प्लस 3j कैप एंड -4k। चलो मैं स्क्रीन शेयर अभी बंद कर रहा हूँ, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। हाँ जी बोर्ड पे आ जाइए। ये था क्वेश्चन आपका। फोर्स इज गिवन, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट गिवन। डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाना है।
जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये ओरिजिन है बेटा, पहले वो 7 मीटर पे था, अब वो आ गया कोऑर्डिनेट 15 मीटर पे। तो क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वो होता है नया पोजीशन, उसमें से पुराना पोजीशन माइनस कर दो। नया पोजीशन है 15, पुराना था 7, तो 8, राइट? उसी तरह करना है। डिस्प्लेसमेंट इज नया लोकेशन R2 माइनस पुराना लोकेशन R1। इसमें से इसको माइनस करेंगे बेटा, माइनस माइनस माइनस। 7 में से 1 माइनस किया 6 आई क्या, 3 में से 1 माइनस किया 2 जे क्या, -4 में -1 और कर दिया -5 के क्या। फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। वर्क का तरीका आपको बताया, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से डॉट करेंगे, आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से मल्टीप्लाई और के वाला के से मल्टीप्लाई। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस आएगा। बेटा कितना आंसर बना? ठीक है, इतना ही आ रहा है। यस सर 67। अच्छा 2 into 2 4 आ रहा था यहाँ पे, ये गलत। 2 into 2 4। अब ठीक सर 67 है। हाँ जी, आंसर है 67। यही आंसर है बेटा, करेक्ट। दोबारा बता रहा हूँ बेटा, दोबारा। डिस्प्लेसमेंट अगर तो सीधा ही गिवन है तो बात ही खत्म हो गई। डिस्प्लेसमेंट को फोर्स से डॉट करना, लेकिन इस बार क्या दिया कि इस फोर्स के अंडर ऑब्जेक्ट यहां से शुरू होके एक और नए पॉइंट पे पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया था, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दिए हैं। तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस करेंगे तो आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो आई वाला आई में से माइनस करेंगे, जे वाला जे में से, के वाला के से माइनस करके लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या आया। फिर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को डॉट करना है। डॉट करना मैंने आपको सिखा दिया। आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से मल्टीप्लाई, के को के से मल्टीप्लाई। होप कोई मुश्किल नहीं आना चाहिए बेटा। क्लियर हो गया सभी को? डाउट है तो माइक अनम्यूट कर लीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई बात नहीं। चलिए, क्लियर है सभी को? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से दोबारा देखो, दोबारा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए नए पोजीशन में से पुराना माइनस करना होता है कि ये कितना शिफ्ट हुआ। जो चीज पहले 7 पे थी वो 15 पे आ गई, तो वो 8 मीटर आगे गई। तो 8 मीटर निकालने के लिए नया पोजीशन में से पुराना पोजीशन माइनस करना होता है, उससे निकलता है डिस्प्लेसमेंट। वर्क निकालने के लिए फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से डॉट करना होता है। हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया था, हमें दिया था ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से शुरू करके इस फोर्स ने एक नए पॉइंट तक लेके जाना है। तो उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकालने के लिए नया पोजीशन, जैसे यहाँ पे 15 था, उसमें से माइनस करेंगे इनिशियल पोजीशन, उससे आएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स के साथ डॉट कर देना है। डॉट का तरीका आपको सिखा दिया। आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से, के वाला के से, विद साइन नेगेटिव पॉजिटिव लगा रहा था। तो ये तो बाई चांस माइनस माइनस का इसमें प्लस हो गया। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन भी आता है। बी केयरफुल। हाँ जी, अब आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगला सिचुएशन कि अगर जो फोर्स का साइज है वो चेंज होना शुरू हो जाए, फोर्स अगर वेरिएबल हो जाए, उस केस में क्या करें? चलिए रब कर रहा हूं। हाँ, लेक्चर रिकॉर्ड भी मिल जाएगा आपको बेटा, बाद में दोबारा रिवाइज करना है, यू कैन सी। चलिए अब लास्ट पार्ट टुडेस, that is work done by variable force. Work done by variable force. तो पहले मैं आपको ना इसको एक ग्राफ की मेथड से समझाता हूँ। एक ग्राफ बनाते हैं। पहले एक सिंपल सिचुएशन लेता हूँ। मान लो एक फोर्स चेंज नहीं हुआ। डिस्कस मैंने वेरिएबल करना है, पहले कांस्टेंट शुरू करता हूँ, आराम से समझ आएगा।
एक फोर्स थी 30 न्यूटन की, फ्रिक्शन नहीं था, वो इस ऑब्जेक्ट को 20 मीटर आगे ले गए, 20 मीटर आगे शिफ्ट कर दिया, तो वर्क डन होगा 30 इंटू 20 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो है cos 0 इक्वल टू 1, आंसर आया 600 जूल। जूल की जगह कैपिटल जे लिख देंगे वो भी चलेगा। क्लियर हो गया? अब मैं इसको ना ग्राफ से समझाता हूं। अगर हम फोर्स को y एक्सिस पे प्लॉट कर लें और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको x एक्सिस पे प्लॉट कर, तो जब ये डिस्प्लेसमेंट 0 था तब भी फोर्स वाज 30 न्यूटन। जब डिस्प्लेसमेंट बेटा 5 मीटर हो गया तब भी फोर्स वाज 30। जब ये 10 मीटर हुआ डिस्प्लेसमेंट तब भी फोर्स उतना ही था, 15 पे भी उतना ही था और 20 पे भी उतना ही था। 15 20। अगर बेटा मैं ये एरिया निकाल दूं, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो ना, ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ आ गया अगर फोर्स रहे हमेशा कांस्टेंट। थोड़ा सीधा कर देते हैं। लो, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बन गया। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मुझे ये एरिया निकालना हो, एरिया, ये एरिया कितना आएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बेटा कितना आ गया, 600 आ गया। 600। तो क्या मैं ये कह सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर कौन कौन से ग्राफ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा और सिंपल भी है। यानी अगर आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हो तो उसके नीचे नीचे का एरिया निकाल लो, जितना दूर तक डिस्प्लेसमेंट हुआ वहीं तक निकालना, आगे तक चले जाना। 20 मीटर डिस्प्लेस हुआ ना, 20 मीटर तक एरिया निकाल लो, जो एरिया निकलेगा वही वर्क डन होगा। चलो इसको भी जरा फट से नोट डाउन कर लो एकदम जरा। अभी मैं प्रूव करूंगा वेरिएबल फोर्स वर्क डन एरिया अंडर द ग्राफ होगा। अभी मैंने प्रूव किया है कांस्टेंट फोर्स का, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन इज एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अभी मैं प्रूव करूंगा कि अगर फोर्स वेरिएबल होगा तब भी एरिया इक्वल टू वर्क डन होगा। अभी समझाता हूं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो आप प्रूव करते हैं कि अगर फोर्स वेरिएबल हो तो भी वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ आएगा। रन कर रहा हूं बेटा इसको मैं। वेरिएबल फोर्स होगी तो भी एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ निकालेंगे, इक्वल टू वर्क डन आ जाएगा। चेक कराता हूं। ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, इस बार स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ऐसा है, सपोज टेढ़ा मेढ़ा है। फोर्स चेंज होती जा रही है विद डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो। जब ऑब्जेक्ट जो था वो यहां पहुंचा हुआ था, उस टाइम फोर्स था बेटा F1, ऐसा मान लेते हैं, और ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट को आप dx लिख देना,
ds भी लिखा होता वो भी ठीक है, ds डाल देता, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ds, फोर्स F1 था, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ds1, तो बेटा जो वर्क हुआ इतने डिस्प्लेसमेंट में, पहले ऐसे था ना, पहले हमने सारे का निकाल दिया था इकट्ठा ही। अब क्या है कि ये जो रेक्टेंगल से बनेंगे, कोई यहाँ बनेगा, कोई यहाँ बनेगा, इनका ये साइज तो ठीक है सेम आ जाएगा ds ds ds, बट ये जो साइज है कभी कुछ है फोर्स का, कभी ज्यादा है फिर और ज्यादा है, तो हमें ये छोटे 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 वर्क डन निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा वर्क डन हुआ dw1 बताया था आपको मैंने, जिसके आगे d लग जाए मीन्स थोड़ा सा, तो थोड़ा सा वर्क यहाँ पे हुआ dw1, फिर थोड़ा सा आगे हुआ यहाँ पे उसको dw2, फिर थोड़ा सा और आगे हुआ वो dw3, ऐसे सो ऑन सारे वर्क हमें ऐड करने। तो ये होगा इक्वल टू F1 इंटू ds1, F2 इंटू ds2, F3 इंटू ds3। तो ये छोटे 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 एरियाज को आपको प्लस करते जाना है। तो बेटा जब सारे एरियाज प्लस कर लोगे तो ये सारा एरिया नहीं निकल आएगा, आएगा। तो इक्वल टू फिर से एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इसमें क्या था, इसमें सिमेट्री थी बेटा, एक ही बार सारा एरिया निकल गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया। यहाँ पे क्या है, जैसे आप वो मार्बल लेके आते हो ना, उसमें काफी सारे कटिंग किए होते हैं, काफी सारे पीस होते हैं मार्बल के, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बड़ा होता है। अगर हमने बेटा निकालना है कि ये वाला एरिया कितना है, तो हर मार्बल के पीस को अलग अलग रख के उनका एरिया निकालो, टोटल कर लो। इसी तरह से छोटे छोटे सेक्शन बना दिए, निकालना तब भी एरिया ही है, तो आप एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ निकालो। शेप चाहे बेटा लीनियर हो चाहे कर्व हो, दोनों केसेस में जो वर्क डन है वो एरिया से निकलेगा। तो अभी तक क्या क्या बताया मैंने, अगर फोर्स रहे कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ एंगल हो ना हो, 90 हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, कुछ भी, फोर्स अगर कांस्टेंट रहे, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, तो वर्क का फॉर्मूला रहेगा फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से डॉट करना। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो गए, उस केस में वर्क निकलेगा फ्रॉम एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ये तो टेढ़ा मेढ़ा है, ये एरिया नहीं निकाल पाओगे आप। हाँ, अभी नोट डाउन कर लीजिए इसको, मैं आपको तरीका बताता हूँ फिर निकालना कैसे। पहले नोट डाउन कर लीजिए, वो भी लिख लीजिए पॉइंट फिर से एक बार। फोर्स अगर कांस्टेंट रहेगी तो वर्क निकालने के लिए फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से डॉट कर, वेरी सिंपल। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल होगी, फोर्स जो है उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ के नीचे नीचे का एरिया निकाल दीजिए। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि कई बार दिया होता है कि ये ग्राफ करना कि आप निकालिए कि जब 2 मीटर पे था तब से शुरू करना है, और जब वो 5 मीटर पे पहुंच जाएगा तब तक कितना वर्क हुआ। तो आप एरिया सिर्फ 2 से लेके 5 तक ही लेंगे। एरिया 2 मीटर से, इतना क्वेश्चन पूछा हुआ तो नहीं करना कि 2 मीटर से लेके 5 मीटर तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा फोर्स को। ये शेप क्या है, ये शेप क्या है, रेक्टेंगल ट्रेपीजियम। हाँ, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं आप सारे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम, जो भी होगी, अभी तो मैंने क्वेश्चन आपको देना है करने के लिए, पैरेलल साइड्स का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, हाफ ब्रैकेट लिख लेता हूं, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स।
उससे एरिया आ जाता है। बाकी जैसा क्वेश्चन में होगा बेटा, हो सकता है वहां पे कोई स्क्वायर बना हो, कुछ रेक्टेंगल बने हो, कुछ ट्रायंगल्स बने हो, कुछ ट्रेपेजियम हो, उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। एरिया निकालना है हमें। अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, उसमें फोर्स अगर वेरिएबल है तो एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ निकालिए, वही इक्वल टू वर्क डन भी होगा। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए बेटा। नोट डाउन कर लिया सभी ने? एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने, 2 क्वेश्चन है बेटा। चलो पहले तो बेटा करेंगे, देखो क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे बेटा, आ गया? यस सर। चलो चलो करिए जरा बेटा क्वेश्चन को, इसको। अच्छा, जिन बच्चों के पास बुकलेट नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो बेटा। जिन बच्चों के पास बुकलेट अभी नहीं है, दे वुड टेक स्क्रीनशॉट। और करके मुझे आंसर बताइए क्या आ रहा है। एरिया निकालना है आपको, सिंपल, और कुछ नहीं करना। ओरल क्वेश्चन है, वैसे ओरली भी हो सकता है। ओरली भी हो सकता है। 13.5 हाँ जी, सर 13.5। मधु ने भी आंसर ठीक निकाला है बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कैरी ऑन कैरी ऑन। बिल्कुल ठीक है बेटा। तरनदीप बेटा करेक्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कर दिया है। वेरी गुड वेरी गुड। कैमरा रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, सही है। यस सर 13.5 ही आया। 30.5 आ गया बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, कोई डिफिकल्टी नहीं आई बेटा, इजी है? नो सर। यस सर। चलो चलो, एक क्वेश्चन ना आपको और सेंड करता हूँ बेटा। एक क्वेश्चन और आ रहा है। चलो इस क्वेश्चन को देखिए जरा बेटा। जिनके पास बुकलेट है वो क्वेश्चन नंबर मार्क कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है बुकलेट के अंदर। जिनके पास बुकलेट है वो बुकलेट खोल लीजिए। बुकलेट नहीं है तो स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। आराम से करना, गलती मत करना। बी कंफर्टेबल, बी इजी। So 7.5. हाँ, आंसर तो लिखा हुआ है साथ में उसके। हाँ, 7.5 नहीं आएगा। सर 105। 105 भी नहीं आएगा। 75। Sir 75. यस सर। 25, हाँ Yes sir 75. 75 सही आंसर है। देखो आपको ना जो वर्क डन है
वो 2 से लेके 6 तक निकालना है, सिर्फ सारा नहीं चाहिए, 2 से लेके 6 ओनली। तो ये हुआ एक रेक्टेंगल, इसका एरिया आएगा, बेस इज 1 और हाइट इसकी है 20। इसके बाद आपके पास एक ट्रेपेजियम है, दिस वन। ट्रेपेजियम का एरिया बताया मैंने आपको, हाफ पैरेलल साइड 25 20 और 30 का सम, 20 प्लस 30 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। इसकी पैरेलल साइड्स ये वाली है बेटा, 20 है, एक 30 है, हाफ इनटू पैरेलल साइड्स का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। इसके बाद ये अपने पास एक ट्रायंगल है, ये 3 एरिया निकाल लेते हैं। ट्रायंगल का एरिया हाफ, यस सर 75 ही आया, मैंने पूरे का निकाल दिया था। हाइट इज 30, 2 कैंसिल, तो 20 ये आ गया, 50 25 डिवाइड करेंगे 25 आ गया, और एक 30 आंसर आया बेटा 75 जूल। होप कि कोई मुश्किल नहीं होगा इसमें। नो सर। ठीक है, कोई डाउट है किसी का बेटा बोल दीजिए, दोबारा बता दूंगा मैं। नो सर। 2 से शुरू करके 6 तक जाना था बस, इसके आगे नहीं जाना। 2 से इधर नहीं आना, 2 से लेके 6 तक का एरिया निकालना। चलिए, अच्छा कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर। नो सर। नहीं है, नहीं है, चलो ठीक है, रब कर रहा हूँ। सर हाँ जी प्लीज बोलो। सर आपने कहा था वर्क डन नेगेटिव तब आएगा जब ये कहते हैं एंगल नेगेटिव ऑब्ट्यूज होगा। बिल्कुल सही है, हाँ जी। तो सर अगर डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गई तो वर्क डन भी तो नेगेटिव आएगा। देखो मेरी बात सुनो, अगर फोर्स भी नेगेटिव है, लेफ्ट को है, डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट को है, तो भी एंगल तो इन दोनों में जीरो हो गया ना। वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा था। या तो ये हो ना, फोर्स आगे को हो, डिस्प्लेसमेंट पीछे को, फिर नेगेटिव आ जाएगा, नो डाउट। अगर एंगल ऑब्ट्यूज बना, उस केस में वर्क नेगेटिव। एंगल एक्यूट बना, चाहे ऐसे बन जाए, चाहे आप फोर्स राइट को लगाएं, डिस्प्लेसमेंट राइट को हो जाए, इन दोनों केस में तो पॉजिटिव वर्क आएगा। यश बेटा क्लियर हो गया आपको? सर एंगल का तो समझ में आ गया, मैं कह रहा हूँ कि डिस्प्लेस, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है तो उसने जहाँ से शुरू किया था वो वहीं पर ही वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। हाँ, फिर वर्क डन भी जीरो आएगा बेटा, वर्क डन भी जीरो आएगा। ओके सर। ठीक है, जैसे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अगर पूछे कि कितना वर्क किया न्यूक्लियर फोर्स ने, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल, तो बेटा वर्क डन इज जीरो। वैसे भी जीरो आना था। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर को है, फोर्स इधर को है, दोनों में कितना एंगल? 90। तो चाहे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी पहुंचे तो भी वर्क डन जीरो ही है। Same is situation with Earth and satellites. अर्थ के साथ बेटा मून जैसे रिवॉल्व करता है, तो पूछे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ मून पे कितना वर्क करती है, तो बेटा ये भी वर्क डन जीरो। आप एक चीज याद रखना, 2 केस में वर्क डन जीरो आता है। एक तो पुली वाला केस है, बताया था मैंने आपको, लेकिन पुली जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे चलना चाहिए, तो हम बोलेंगे वर्क डन इज जीरो। लेकिन पुली अगर सीढ़ियां चढ़ रहा है फिर वर्क डन जीरो नहीं है। दूसरा आप याद रखेंगे, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्सेस, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्सेस इज ऑलवेज जीरो, वो भी जीरो आएगा। तो 2 केस में वर्क डन जीरो याद रखना, पुली वाला केस, लेकिन पुली का वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जीरो है। 100% जीरो नहीं, फिर तो पैसे नहीं पे करेंगे उसको।
उसको चलना पड़ता है आगे को, तो वो फ्रिक्शन को तो ओवरकम करता है, तो उसके लिए तो वर्क उसको करना है, उसी की पेमेंट करनी है। लेकिन जब वो सीढ़ियां चढ़ेगा ऊपर की तरफ, तो फिर उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ही वर्क करना है, तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जब हम घर बनाते हैं ना, जब तो ग्राउंड फ्लोर बनेगा उसका रेट अलग है, जब बेटा फर्स्ट फ्लोर बनेगा उसका रेट अलग है, और जब सेकंड फ्लोर बनेगा उसका रेट अलग है, उसकी ज्यादा चार्जेस है। क्योंकि जो सामान है वो ग्राउंड से ऊपर पहुंचाना भी तो है ना, ब्रिक्स, सैंड, सब कुछ ऊपर लेके जाना है। तो जितना ऊपर जाते जाएंगे बेटा अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो जब घर बनाएंगे या जिन्हें बनानी होगा उनको पता होगा, ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन रेट अलग है, फर्स्ट फ्लोर का अलग है, सेकंड फ्लोर का अलग है। तो जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे वर्क डन बढ़ता जाएगा, और अकॉर्डिंगली जो रेट है कॉन्ट्रैक्टर का वो भी चेंज होता जाएगा। चलो अब मुझे टॉपिक क्लोज करना है। मैं ना वेरिएबल फोर्स का वर्क डन आपको मैंने बताना था, दो तरह से लिखा। एक मैंने बता दिया आपको, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, उससे वर्क डन आ जाएगा। एक और तरीका है, और उससे भी ये वर्क डन वाला टॉपिक क्लोज हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा साथ में। जो बच्चे नए हैं जिनको अभी इंटीग्रेशन नहीं आता बेटा, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। तो पहले वो कैलकुलस वाला जो वीडियो है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, नीचे लिंक दिया है, जो बच्चे यूट्यूब पे देखेंगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जरूर कर लीजिए इसको डिस्कस करने से। तो ये टॉपिक करने से पहले आपको वेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो पता होना चाहिए, एंड लास्टली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे चलता है। तो अभी नए बच्चों को आराम से समझ आएगा, कोई बात नहीं, उन्होंने डिफरेंशिएशन कैलकुलस वगैरह किया हुआ। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि वर्क निकालने का एक और मेथड। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे फोर्स था F1 और डिस्प्लेसमेंट था dx1। dx लिखो, ds लिखो, आपकी मर्जी। फिर फोर्स हो गया F2 और ये नया जो डिस्प्लेसमेंट है ये हुआ dx2। तो आपको F1 dx1, F2 dx2, F3 dx3 इनको बेटा ऐड करते रहना है, और सारा ऐड कर देंगे, टोटल वर्क डन आ जाएगा। अगर तो ये बड़े बड़े होंगे फिर तो हम एक साइन यूज करते हैं, समेशन सिग्मा। आप लिख देते हो F और dx का मल्टीप्लाई करके टोटल करना है। लेकिन अगर ये मैंने पार्ट्स और छोटे कर दिए तो उस केस में इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन। याद आ गया होगा बच्चों, इंटीग्रल f dx, और इंटीग्रल में एक नाम था डेफिनिट इंटीग्रल। अगर मुझे वर्क जो है वो यहां से लेके यहां तक निकालना है, यानी x की वैल्यू 2 से शुरू करके x की वैल्यू 9 तक निकालना है, इसके पीछे का नहीं चाहिए, इसके आगे भी वर्क हुआ वो भी नहीं चाहिए। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे लिमिट्स डालनी पड़ती हैं, 2 to 9 याद आ गया होगा बच्चों को। यानी कि मुझे ऐड करना है f dx को 2 से लेके 9 तक। अब ये तो मैंने 2 9 नंबर ले लिए, मैं जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ। सपोज x1 से लेके x2 तक हमें ऐड करना है एरिया सारा। तो ये भी फॉर्मूला एक और हो गया वर्क का। यानी अगर फोर्स वेरिएबल हो तो आपके पास दो तरीके हैं। अगर तो ग्राफ दिया है तो एरिया अंडर द ग्राफ देगा। कभी कभी लिखा होगा फोर्स जो है वो है इक्वल टू 2x। इफ फोर्स इज इक्वल टू 2x, फाइंड वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू, कुछ लिखा होगा x इक्वल टू 2 to x इक्वल टू हम 4 कर लेते हैं, कितना वर्क हुआ। तो इंटीग्रेशन से निकलेगा बेटा, अब ग्राफ तो नहीं बना हुआ आपके पास, बिना ग्राफ के निकालना तो इंटीग्रेट कर लीजिए। तो जो बच्चे पुराने हैं उनको पता है इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला, फोर्स की जगह लिखेंगे 2x dx, x का वैल्यू 2 से शुरू करके 4 तक जाना है। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन में बाहर निकालते हैं बेटा। जो नए बच्चे हैं उनको रूल बता देता हूँ। इंटीग्रेशन में पहला रूल है x पावर n इंटू dx हो, अगर 1 से बढ़ाना है
थोड़ा जो वीडियो है उसको देख लेना, पूरा तो उस पर क्लियर होगा। अब मैं सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी में कैसे करना है। जितना x का पावर है उसको 1 से इंक्रीज कर दीजिए और उसी को नए पावर से डिवाइड कर दीजिए। यही है मेन रूल। 99% क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। हाँ, आगे कोई नंबर लगा हो, जैसे अभी यहाँ पे 5 लगा हुआ है या 2 लगा हुआ है, 5 इंटू एक्स पावर 3 है, इसको करना है इंटीग्रेट, तो इस 5 को बाहर लिख देना। ओनली नंबर हो, नंबर को बाहर लिख दीजिए। और एक्स क्यूब था तो पावर को 3 + 1 किया तो 4 आएगा और नए पावर से डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ 2 को मैं बाहर छोड़ रहा हूं। x का पावर 1 था, 1 + 1 हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल। अब एक लास्ट स्टेप क्या होगा, जो लिमिट्स हैं 2 to 4 वो पुट करनी होती है। ये तो बड़ा आसान काम था, कर लेंगे अपने आप। एक बार x को 4 रखेंगे, x की जगह 4 पुट कर देंगे, माइनस एक बार x को 2 पुट करेंगे। अच्छा, माइनस क्यों किया तो मैं बता देता हूँ। 4 का स्क्वायर आ गया बेटा 16, 2 का स्क्वायर आ गया 4, तो आंसर आया बेटा 12। यूनिट्स लेट अस से ऐसे सिस्टम के हैं, आंसर जूल में आएगा। हाँ, जो बच्चे नए हैं वो भी समझ लो। ये 4 और 2 हमने ऐसे पुट किया। जब मैं यहाँ पे ना 4 पुट करता हूँ, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन। इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, ऐड कर। इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन ही होता है। तो ये छोटे छोटे एरिया ऐड कर रहे हैं, लेकिन 2 से लेके 9 तक ऐड करना था। जब मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ, जैसे यहाँ पे 9 पुट करने हैं अगर हम, तो ये 0 से लेके 9 तक सारे ऐड कर देगा। जब मैं 4 पुट करता हूँ तो 0 से लेके 4 तक सब ऐड हो गया, बट हमें शुरू वाला नहीं चाहिए, हमें 2 से 4 तक चाहिए। तो जब मैं 2 पुट करता हूँ तो 0 से लेके 2 में क्या हुआ वो निकल आएगा, तो वो मुझे छोड़ना है, इधर वाला हिस्सा छोड़ना है, तो वो मुझे माइनस करना है। इसको बोलते हैं अपर लिमिट। x की जगह 4 पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दो, उसमें से माइनस करो, लोअर लिमिट पुट करो, यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर दीजिए एंड सॉल्व। चलिए, तो इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ब्रीफली मैं एक बार दोबारा फिर से बता देता हूँ। वर्क फिजिक्स में तब होगा अगर जो ऑब्जेक्ट है उसको फोर्स डिस्प्लेस कर पाए। अगर फोर्स हुआ कांस्टेंट, डायरेक्शन कुछ भी हो, तो फोर्स इंटू एस इंटू कॉस थीटा, वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है आई कैप जे कैप के कैप, डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, तो आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से, के वाला के से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हुई, चेंज हो रही है, तो उस केस में पहला तरीका मैंने बता दिया, एरिया अंडर द ग्राफ निकालना। अगर कोई साफ सुथरी शेप है, ट्रायंगल है, ट्रेपेजियम है, रेक्टेंगल, लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो और ग्राफ नहीं दिया हुआ, फिर दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन करो। जहां से लेके जहां तक उसको ऑब्जेक्ट को आपने शिफ्ट करना है, डिस्प्लेस करना है। तो इंटीग्रेशन जिन बच्चों को आती है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आती वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ना लिंक गिवन है, वो वहां से बेटा एक वीडियो देखिए कैलकुलस का, तो उनको फिर समझ आएगा कि ये स्टेप्स हमने क्यों किए। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस, थैंक यू सर। वेलकम। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.